तो बच्चों ये वाली जो वीडियो है ये सेट नंबर 3 के लिए है। देखो सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 ये दोनों वीडियो मैं करा चुका हूँ आपको। ये आई बटन में लिंक होगा, उसमें जाकर देख सकते हो, दोनों की दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी। बाकी ये वाली जो वीडियो है सेट नंबर 3 की, इलेक्ट्रीशियन सेकंड वालों के लिए है। वो जो 2 सेट थे वो भी सेकंड वालों के लिए ही थे, इलेक्ट्रीशियन के जो बच्चे हैं। देखो इन वीडियो का जो पर्पज़ है केवल ये है, जो 22 से लेकर 27 तक जो तुम्हारा एग्जाम है सीबीटी का जो एग्ज़ाम है वो इन्हीं 3 सेट में से, सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इन्हीं 3 में से क्वेश्चन आने वाले हैं। बस आप इन 3 वीडियो को, 3 सेट को बहुत ही अच्छी तरीके से रेगुलर देखते रहिए जब तक आपका एग्जाम ना हो। कम से कम 4 से 5 या 10 बार इन वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको एक एक क्वेश्चन रट जाए, याद हो जाए। बस आपको क्या, फिर वहाँ पे जाकर क्वेश्चन आपके सामने आना है, आपको टिक करना है बस, और आपको अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर लेना है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ वीडियो पर। ठीक है, तो देखो इसका पहला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के वाइंडिंग तार को, जो समरसेबल पंप मोटर होते हैं, को वाइंडिंग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो किस प्रकार के पाइप होते हैं, पीवीसी टाइप के होते हैं। तो पहले का कौन सा आंसर होगा, एक हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की जो स्लिप रिंग की गणना हमको करनी है, तो उसका सूत्र क्या होता है। देखो स्लिप रिंग की जो स्लिप है, स्लिप रिंग कह रहा, यहाँ पर स्लिप लिखा है, क्या लिखा है, स्लिप स्पीड, स्लिप स्पीड। देखो स्लिप SLIP, स्लिप जो स्पीड होती है SPEED स्लिप स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है अलग। स्लिप स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, इसको मैं SS से डिनोट करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको स्पीड को डिनोट करते हैं NS से, NS स्लिप यहाँ पर लिखा है स्लिप स्पीड। तो वो क्या होती है, हमारी NS होती है और माइनस के NR। तो ये स्लिप स्पीड का फॉर्मूला है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड और हमारी एक्चुअल जो रनिंग स्पीड होती है मोटर की, उन दोनों का अंतर होता है। जैसे कि आपको इसमें दिखा रखा है पहले में, पहला आंसर मतलब दूसरे का पहला आंसर, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया है। और यदि आपसे पूछने लग जाए कि स्लिप, इसका आंसर ध्यान रखना, इसका आंसर कौन सा है, A1 है। इसका आंसर कौन सा है, A1, मतलब कि पहला आंसर है इसका है। और यदि आपसे पूछना लग जाए स्लिप SLIP, स्लिप का फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला होता है NS माइनस के NR अपॉन NS। तो इसको भी आप ध्यान रखना, यहाँ पर NS होता है सिंक्रोनस स्पीड, NR होती है रनिंग स्पीड। ठीक है, NR यहाँ पर NR है, मतलब रनिंग स्पीड या रोटर की स्पीड कह सकते हैं, जो नॉर्मली रन करती है। और यहाँ पर क्या है, सिंक्रोनस स्पीड फिर दोबारा से। ओके, तो इसको भी ध्यान रखना आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट। तो ये चित्र में आपको दिखा रखा है कंट्रोल सर्किट। तो ये पूछना चाह रहा है कि ये किस प्रकार का कंट्रोल सर्किट है। तो ये वाला ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, एक जॉक की लगी होगी जो कि नॉर्मली ओपन या फिर कह लो स्टॉप के लिए और या फिर रन के लिए होती है, और ये कुंची होती है K1। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, स्टार्ट बटन होता है जो, जिसे हम कहते हैं नॉर्मली ओपन NO बटन होता है, और ये स्टॉप बटन होता है जिसको कहते हैं NC बटन। ठीक है, ये ग्रीन का होता है, ये रेड का होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर जो लगी है ये ओवरलोड रिले है, OLR इसको कहते हैं, ओवरलोड रिले। और ये मैन कोयल है, ये क्या है, मैन MAIN, मेन कोयल, जिसे NVC भी कहते हैं, NVC, नो वोल्ट कोयल। ये सब चीज़ मैंने इस चित्र के बारे में बता दिया है। अब ये पूरा का पूरा जो चित्र है ये है इंचिंग सर्किट का, किसका, इंचिंग सर्किट का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका आंसर कौन सा हो गया है, पहला आंसर हो गया इंचिंग सर्किट। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंचिंग कंट्रोल सर्किट है। बाकी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, देखो इसमें कहा है कि AC मोटर को स्टेटर में कुछ विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए, देखो क्या है, AC मोटर में स्टेटर में कुछ विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखना, सूत्र की गणना करने के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ये इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए होता है। इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए 180 डिग्री इंटू आपके नंबर ऑफ पोल्स, ये आपका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका दे रखा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है दूसरा फॉर्मूला भी, इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होता है P/2 थीटा मैकेनिकल जो होता है, P/2 थीटा मैकेनिकल। थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर क्या होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 थीटा मैकेनिकल। तो ये भी होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी ध्यान रखना। इसको दोबारा से मैं लिख देता हूँ यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। देखो थीटा इलेक्ट्रिकल, ये 5 मैंने बना दिया है, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P मतलब पोल का आधा कर दो, और इंटू में क्या, थीटा मैकेनिकल। यदि आपको इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में रिलेशन करना है तो आपको फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। और यदि केवल आपको थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री ही पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में नंबर ऑफ पोल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, थीटा इलेक्ट्रिकल आपकी आ जाएगी। अब देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट कहा है कि क्वेश्चन नंबर 5वां, कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द AC मोटर स्टार्टर।
मतलब कि एसी मोटर स्टार्टर, ये आपको सामने चित्र दिखा रखा है, तो किस प्रकार का है इसका आपको नाम बताना है। देखो सबसे आसान तरीका आपको बताऊँ मैं, यहाँ पर आपको इस चित्र को देखना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सिंबल है ना नीचे वाला, ये वाला सिंबल, ये ट्रांसफॉर्मर का है, किसका, TRANSFORMER, फॉर्मर MER, तो ट्रांसफॉर्मर का है। मतलब कि जिस ऑप्शन में आपका ट्रांसफॉर्मर दिखाई दे, जिस ऑप्शन में आपका ट्रांसफॉर्मर दिखाई दे वही आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर ये है, ठीक है। कौन सा है, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए। देखो छठे क्वेश्चन में कहा है कि आपको फॉर्मूला बताना है सिंक्रोनस स्पीड का, किसके लिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है इसका, ये कौन सा है, पहला ऑप्शन है इसका, ये पहला ऑप्शन है। ये फॉर्मूला क्या लिखा है, ये लिखा है सिंक्रोनस स्पीड NS बराबर 120, F मतलब होता है फ्रीक्वेंसी बटे P मतलब पोल्स। ये फ्रीक्वेंसी है, ये पोल्स हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वें क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज़ द फ्यूज रेटिंग टू बी रन द 10 HP मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर एट बी फुल लोडेड। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर फुल लोड हो जाता है, और ये 3 फेज इंडक्शन मोटर कितना HP का है, ये है 10 HP का, ठीक है। और फ्यूज रेटिंग इसकी क्या होगी, तो आपको फ्यूज रेटिंग बताना है। नहीं देखो इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका 25 होगा। यदि 10 HP की मोटर दी हो, HP की मोटर दी हो आपको, और क्या कह रहा हो कि फुल रेटेड करंट लोड पूछा हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा। देखो इसका आंसर तो ये है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए पहले आपको HP को, मतलब जितने HP दे रखे हैं 10 दे रखे हैं, तो उसको किस में बदलना पड़ेगा, वाट में, WAT। HP को वाट में बदलने के लिए आप HP को 746 वाट करोगे, 746 वाट, 735 वाट आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे 735 वाट में, तो आपका 7350 ये इतना आ जाएगा। ये किसकी रेटिंग आ चुकी है, ये रेटिंग आ चुकी है पावर की, ठीक है। मैं आपको बताऊँ पावर की रेटिंग आ चुकी है कितनी, पावर की रेटिंग आ चुकी है 735 और 0, ये वाट रेटिंग आ चुकी है। अब यहाँ पर 3 फेज के लिए कह रहा है, किसके, 3 फेज के लिए आपको करंट का फॉर्मूला लगाना है। I बराबर P अपॉन अंडररूट में 3 V और I, ये I तो इधर चला गया, तो P अपॉन V, बस केवल इतना है, I यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि I मैंने इधर पहुँचा दिया है। एग्जैक्टली जो फॉर्मूला होता है P बराबर अंडररूट में 3 VI और कोस फाई ये होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस फाई भी आ जाएगा, ठीक है। कोस फाई का मान जनरली आप कितना रखोगे, 0.8 रखोगे, ठीक है, 0.8। वोल्टेज की वैल्यू कितनी रखोगे, यहाँ पर 415 वोल्टेज रखोगे। √3 के मान होता है 1.732। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना, करने के बाद जो पावर ऊपर है ये, इसको जब भाग करोगे आप तो करंट आ जाएगी आपकी, ठीक है। जो भी करंट आएगी उसका 1.5 या तो एग्जैक्ट ही आ जाएगी या फिर 1.5 गुना कर देना, क्योंकि 1.5 गुना ही उसका ओवरलोड या फिर फुल लोड की कंडीशन में आता है, तब जाके आपकी नियर S25 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये फॉर्मूला था। 7वें का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा। अब देखिए 8वां, इसमें कहा है कि एक्स किस चीज़ को दर्शाता है। तो ये जो होता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, ये हमारा होल्डिंग कॉन्टैक्टर होता है। कौन सा, ऑक्सिलरी का, AUXILIARY, ऑक्सिलरी होल्डिंग, HOLDING, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर कह लो या फिर होल्डिंग कॉन्टैक्टर, ठीक है। अब इसमें से देखना है आपको कौन सा है। देखो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर दे रखा है इसमें, तीसरा, ठीक है, तीसरा आंसर हो जाएगा इसमें। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि किस प्रकार के ये AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। तो ये किस प्रकार की वाइंडिंग है आपको बताना है, ठीक है। ये सिंपल सा ध्यान रखना, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग होती है। इसको आप ध्यान ही रखना, इसको अगर मैं समझाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी आपको तो पेपर अपना अच्छा करना है, बस आपको क्या है कि क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता होना चाहिए बस। बाकी तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में या फिर कभी और मैं क्लासेस लूँगा तो उसमें बता दूंगा आपको अच्छी तरीके से। फिलहाल तो मेरा फोकस यही है कि आपको क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से है। यदि किसी का अच्छे से सॉल्यूशन है तो मैं बता दूंगा, नहीं तो आपको बस याद रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें कहा है विच फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप एट द 3 फेज इंडक्शन मोटर। मतलब कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए परसेंटेज स्लिप का मान या फिर परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है, तो वो कौन सा होता है। देखो परसेंटेज जो स्लिप होती है, परसेंटेज स्लिप का जो फॉर्मूला होता है वो स्लिप का ही फॉर्मूला होता है। एग्जैक्टली मैंने बताया था NS - के NR बटे NS, ये मैंने बताया था स्लिप का फॉर्मूला। बस इसमें आपको 100 से गुणा कर देनी है। जब आप 100 से गुणा मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो ये परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है पहले में, ठीक है। A1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए, देखो कंट्रोल सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन के लिए किया जाता है। देखो कंट्रोल सर्किट जो होता है
सर्किट कितने प्रकार के होंगे वैसे पावर उसके लिए मोटर्स के लिए? देखो जो सर्किट होंगे वो दो प्रकार के होंगे, जनरल समझ लो आप जनरली। एक होता है कंट्रोल सर्किट, CONTROL कंट्रोल सर्किट होता है, और एक दूसरा होता है पावर सर्किट, POWER पावर सर्किट। ठीक है, एक कंट्रोल सर्किट होता है, पावर सर्किट होता है। ये सर्किट इसको इंटरप्ट नहीं करता और ये सर्किट इसको इंटरप्ट नहीं करता। इंटरप्ट का मतलब ये एक दूसरे में दखलंदाजी नहीं करते, लेकिन पावर सर्किट को चलाने के लिए या पावर को आगे भेजने के लिए कंट्रोल सर्किट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं थोड़ा यहाँ समझाते हैं। देखो ये जो आपको सर्किट दिखा रखा है ना पूरा, ये कंट्रोल सर्किट होता है, जो कि स्टॉप बटन स्विच है ये आपका, या स्टार्ट बटन है, यहाँ पर जो की लगी हुई है, यहाँ पर कुंची लगी हुई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक ऑक्सिलरी आपका क्या नाम है 9 वोल्ट कोयल दे रखी है, या ये भी 9 वोल्ट कोयल है, ये ओवरलोड कोयल है। ठीक है, यहाँ पर लाइन 2 है, यहाँ पर लाइन 1 है। इसके और इसके बीच में 440 वोल्ट आपको 415 वोल्टेज देनी पड़ेगी, तभी आर जो कोयल है, आर नाम की, आर का मतलब यहाँ पर है 9 वोल्ट कोयल। ये 9 वोल्ट कोयल ऑपरेट होगी तब जाके 3 फेज से कोई भी सर्किट हमारा चल पाएगा, मोटर चल पाएगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो सर्किट है ये किस प्रकार का सर्किट आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्या पूछना चाह रहा था ये कि कंट्रोल सर्किट विच ऑपरेशन टू बी कंट्रोल द यूज सर्किट, मतलब ये वाला सर्किट जो है किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बना है। ठीक है, किस चीज़ को, कौन से सर्किट को कंट्रोल करने के लिए बना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इंचिंग के लिए। ठीक है, इस प्रकार का सर्किट एक और पीछे आया था तो वो इंचिंग सर्किट ही था। ठीक है, दूसरा आंसर होगा इसका। 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वें क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग इन 3 फेज मोटर, मतलब फेज डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है 3 फेज मोटर के अंदर। जो 3 फेज वाइंडिंग होती है वो कितनी होती है, 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यान रखना है 3 फेज के लिए होता है। किस प्रकार से देखने को मिलता है, यदि स्टार है तो किस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 120 डिग्री का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि डेल्टा है तो डेल्टा में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, डेल्टा में इस प्रकार से देखने को मिलता है। ओके, तो अब एक चीज़ और है, यदि आपको सिंगल फेज में डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए तब आप कितना बताओगे, आपको बताना है 90 डिग्री का। कितना, 90 डिग्री का। ओके, अब देखिए 13वां क्वेश्चन। इसमें एक्स जो चिन्हित है वो बताना है क्या है। देखो आपको पूरा पार्ट बताऊँ, देखो पीछे जो लगा हुआ है ये शाफ्ट है, SHAFT, आपको ध्यान रखना शाफ्ट, और ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे कहते हैं आर्मेचर, ARMATURE, आर्मेचर CORE, इसे कहते हैं आर्मेचर को। और यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कलर की आपको दिख रही होंगी, ये है लीड्स या वाइंडिंग, WINDING वाइंडिंग, या फिर लीड्स LEADS। क्योंकि लीड्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बाहर निकली हैं, बाकी इसके अंदर जो होती हैं इस प्रकार से वो वाइंडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद शाफ्ट के ऊपर ही ये 1, 2 और एक 3, ये 3 रिंग्स लगी हैं। रिंग्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोल है, क्या है, RINGS रिंग्स। ठीक है, तो इनको कहते हैं स्लिप रिंग, SLIP स्लिप रिंग, इनका नाम क्या है, स्लिप रिंग। तो जहाँ पर आपको स्लिप रिंग मिल जाए वही इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर नंबर देखिए कौन सा है, चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो वाइंडिंग है ये किस प्रकार की वाइंडिंग है। तो किस प्रकार की वाइंडिंग है, देखो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ये थोड़ा सा जो है ना मुझे होल वाइंडिंग लगती है, मतलब ये पूरा का पूरा कवर्ड है इस प्रकार से, आपको बताऊँ होल कोयल वाइंडिंग कहते हैं इसे। यहाँ से इस प्रकार से ये वाइंडिंग है, फिर यही टर्मिनल आगे गया है, आगे जाने के बाद फिर ये वाइंडिंग हुई है, होने के बाद कहीं भी ओपन नहीं है, मतलब ये वाइंडिंग कहीं से भी ओपन नहीं होती, इसलिए होल मतलब कि संपूर्ण वाइंडिंग कहते हैं इसको, वोल कोयल वाइंडिंग। ठीक है, पूरे कुंडल वाइंडिंग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोयल वाइंडिंग। तो ये किस प्रकार की वाइंडिंग आपको नजर आ रही है, ये डायमंड टाइप की वाइंडिंग है। ये वाइंडिंग कौन सी है, डायमंड वाइंडिंग। तो आंसर देख लेते हैं पहले एक बार। तो इसका जो आंसर होगा डायमंड मैश, यहाँ पर लिखा है डायमंड मैश शेप्ड कोयल वाइंडिंग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इसमें कहा है कि विच स्पीड कोल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज मोटर। तो कह रहा है कि कौन सी स्पीड है जो कि सिंक्रोनस स्पीड कहलाई जाती है 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। देखो नो लोड स्पीड जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड कहलाई जाती है या नहीं, उसको एक्सप्लेन करने का एक बहुत अच्छा मेथड है। क्योंकि नो लोड पर LOAD नो लोड स्पीड का मतलब ऐसा हो जाएगा कि मशीन नो लोड पर तो है, इंडक्शन मोटर की बात चलिए, ध्यान रखना आप, मशीन का रोटर नो लोड पर है लेकिन एग्जैक्टली वो सिंक्रोनस स्पीड पे कभी नहीं घूम पाएगा। यदि वो सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगा तो फ्लक्स कट नहीं होगा, जिस कारण फिर दोबारा से वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फुल लोड पर भी नहीं होगा, फुल लोड पर तो वैसे भी कम हो जाएगी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, बिल्कुल, तो सिंक्रोनस स्पीड रोटर में नहीं मिलती लेकिन फ्लक्स के अंदर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जरूर मिलती है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर फील्ड तो घूम सकता है सिंक्रोनस स्पीड पर। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 NS = 120 F/P। ठीक है, इस पे तो घूम सकती है, ये क्या घूम सकती है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर फ्लक्स, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का रोटर नहीं घूम सकता। तो 16 का आंसर तीसरा है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें स्टार्टर का नाम बताना है आपको। देखो ये जो अगर इस प्रकार से गोल आपको दिखाई दे ना, ये ट्रांसफॉर्मर का प्रतीक है। किसका? TRANSFORMER, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का प्रतीक है ये। तो आप ऑप्शन में देखिए जहाँ पर ट्रांसफॉर्मर हो वही आपका आंसर है। तो कौन सा है? दूसरा वाला, ठीक है। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए ये एक मशीन का चित्र है, ठीक है। इसमें एक्स वाला पोर्शन आपको बताना है। ये एक्स वाला पोर्शन, ये वाला, ये किस लिए काम में आता है? देखो ये वैसे देखा जाए तो ये हैंडल मतलब हैंड से ऑपरेट या फिर वायर को लपेटने वाली मशीन होती है जो वाइंडिंग वगैरह काम करने के काम आती है, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन होता है ये वाला। तो इस वाले पोर्शन का नाम क्या होता है? नाम तो ये पूछना चाह रहा है। जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है इसका? देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से एक है मैंड्रिल। क्या है? खुराद का धुरा, मैंड्रिल होती है। आप चाहो तो क्रोम वगैरह में सर्च करोगे मैंड्रिल तो आपको समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा है। ऑप्शन तो यही इसका आंसर होगा। देखो तार को फीड करना या तार का चारा बनना ये तो नहीं होगा। वायर गाइडन ये भी नहीं होगा। स्पूल कैरीज ये भी नहीं होगा। ये अलग अलग पार्ट के नाम हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले पार्ट का नाम क्या है? मैंड्रिल ही इस वाले पार्ट का नाम है, ध्यान रखना आप है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। मतलब कि एक मोटर के स्टेटर में कितने पोल्स हैं? 6 पोल हैं। आपको उसकी इलेक्ट्रिकल डिग्री बतानी है। थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। ये फॉर्मूला आपको बताया था। 180, पी का मान 6 है, 18 छीक 108 होते हैं, मतलब कि तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अब देखिए 20वां क्वेश्चन। इसमें कहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेस पर पेयर ऑफ पोल्स। मतलब यहाँ समझना है कि नंबर ऑफ कॉइल्स, COILS, नंबर ऑफ कॉइल्स करनी है। देखो पर फेस कह रहा है, पर फेस का मतलब पर फेस, उसके बाद पर पेयर ऑफ पोल्स, मतलब कि पेयर ऑफ पोल्स का मतलब POLE पोल्स बटे में इसके 2 आ जाएगा। पेयर ऑफ पोल्स 3 फेज मोटर हैविंग कितना है? देखो 2 पोल्स कह रहा है, मतलब कि 2 पोल्स हैं, 24 स्लॉट्स हैं और 12 कॉइल्स हैं, मतलब कि 12 कॉइल्स ऊपर रखी हैं, ठीक है। फेस 3 हो जाएंगे। पोल्स कितने हैं? पोल्स केवल 2 हैं और 2 से 2 कट जाएगा 3, तो कितना? 4 या 12, मतलब कि 4। कितना इसका आंसर होना चाहिए? 4। आप इसको काटोगे 3 से 12 को तो 4 बार में कटता है, 4 या 12। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 20वें का आंसर हो जाएगा आपका 4। ओके, तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन है। आप देखिए P1 मतलब 21 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। अब देखो यहाँ पर एक ये सिंबल दिखा रखा है आपको। इस प्रकार से डेल्टा है, इस प्रकार से अंदर डेल्टा है और डेल्टा के अंदर क्या है? स्टार कनेक्शन बनना है। मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंबल है ये। स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, मतलब कि ए ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में कहा है कि पिच फैक्टर क्या होता है? पिच, PITCH, पिच फैक्टर FACTOR। पिच फैक्टर आपको बताना है। तो पिच फैक्टर का मतलब ध्यान से समझना। पिच फैक्टर मतलब होता है वाइंडिंग पिच। WDG का मतलब वाइंडिंग पिच, P का मतलब पिच हो जाएगा और बटे में पोल पिच, POLE पोल पिच। आपको ये फॉर्मूला जहाँ दिखाई दे वो आपकी पिच फैक्टर कहलाती है। तो किस में है? सेकंड वाले में है। कौन सा? सेकंड नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आप देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 में कहा है कि हाउ पोल पिच इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ द स्लॉट्स इन AC वाइंडिंग। मतलब कि आप पोल पिच को किस प्रकार से मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स में। मैं स्लॉट्स पर पोल, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, इस हिसाब से कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना पोल पिच बतानी है। पोल पिच को नंबर ऑफ स्लॉट्स के एग्जैक्टली पोल पिच क्या होता है? पोल पिच का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स SLOTS, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला देख लें जरा एक बार, यदि फॉर्मूला है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर पोल्स, बिल्कुल ठीक। तो स्लॉट्स के अकॉर्डिंग आपको करना था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 3 मैच कर रहा है इसमें। इसमें क्या देखो, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर और बटे में नंबर ऑफ पोल्स। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है ये स्लॉट्स पर पोल, लेकिन स्लॉट्स कौन से होने चाहिए? स्टेटर के और नंबर ऑफ पोल्स। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर नंबर आप इस कौन सा है? इसका आंसर नंबर आपका 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 24 क्वेश्चन। इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ द कोयल। मतलब कि सर्कमफेरेंस जो होती है, कोयल की सर्कमफेरेंस जो होती है, ये इस प्रकार से वायर निकल जाएंगे। तो सर्कमफेरेंस का आपको फॉर्मूला ज्ञात करना है। इस सर्कमफेरेंस का आपको फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? ये सेकंड वाला है। ओके, सेकंड वाला। तो LM बराबर लेंथ इन और प्लस के लेंथ आउट बटे में 2। ये इसका मीन, मतलब कि
औसत का फॉर्मूला होता है, पूछा भी है औसत परिधि का फॉर्मूला क्या है, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है कि हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन ए रोटर ऑफ ए इंडक्शन मोटर, मतलब कि एक इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है, देखो वोल्टेज प्राप्त होने का कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है, बाकी मैग्नेटिकली फ्लक्स क्या करते हैं, कट करते हैं। जैसे ये स्टेटर मान लो, स्टेटर ये रोटर है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो इसके फ्लक्स मतलब इसके कंडक्टर से कटेगा, कटने के बाद इसके अंदर भी जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उसके कारण क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, क्योंकि वह अपने उत्पन्न होने का कारण का विरोध करेगी इस वजह से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बाय द ट्रांसफॉर्मर एक्शन ऑफ ए स्टेटर रोटर। देखो ट्रांसफॉर्मर एक्शन का मतलब यहाँ पर फैराडे का नियम पे है, FARADAY, फैराडेज लॉ, LAW। जितनी भी मशीनें हैं जहाँ पर फ्लक्स से काम करना हो वो फैराडे के नियम पे काम करती हैं, ओके, ध्यान रखना। अब देखो 26वां क्वेश्चन, इसमें कहा है विच लॉस, इनमें से कौन सा लॉस 3 फेज इंडक्शन मोटर का इज डिटरमाइन, मतलब कि ज्ञात किया जा सकता है बाय द ब्लॉक रोटर टेस्ट, मतलब कि ब्लॉक रोटर टेस्ट के द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम कौन से लॉस को ज्ञात कर सकते हैं। तो कॉपर लॉस क्या करते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट से हम कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, कॉपर लॉस, क्योंकि अगर हम ब्लॉक कर देंगे, उसको रोक देंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा, OVER ओवरलोड। ओवरलोड होने पर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप। उसी से हम इसके एफिशिएंसी वगैरह को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 26 का आंसर कौन सा हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट, इसमें कहा है विच टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्टिंग यूज द इंटरनल ग्राउलर इन ए AC मोटर वाइंडिंग, मतलब कि AC मोटर वाइंडिंग क्या करना है कि इंटरनल ग्राउलर के द्वारा आपको क्या करना है, AC वाइंडिंग के आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करते हुए किस प्रकार का परीक्षण किया जा सकता है। तो किस प्रकार का आप टेस्ट कर सकते हो, तो आपको ये बताना है। इससे हम टेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट, केवल ध्यान रखना, यदि इंटरनल ग्राउलर की बात चल रही हो, इंटरनल ग्राउलर, तो वो किसके लिए काम में आता है, शॉर्ट सर्किट के, लेकिन आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, AC मोटर वाइंडिंग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन कि विच टाइप इज यूज टू द टेस्ट स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फोल्ड। देखो यहाँ पर कह रहा है कि स्टेटर की वाइंडिंग, और वहाँ पर किसकी कह रहा था, एक बार और देख लीजिए, वहाँ पर कह रहा है केवल मोटर वाइंडिंग की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टेटर की स्पेशली बात करी है इसने, स्टेटर की। तो स्टेटर में शॉर्ट एंड ओपन इन दोनों की आपको क्या करनी है, इन दोनों का ही आपको फोल्ड ज्ञात करना है। तो किसके द्वारा करोगे, इंटरनल ग्राउलर के द्वारा, ओके। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। 29 कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द यूजिंग थर्मल कटआउट इन एडिशन टू फ्यूज़ इन ए AC मोटर सर्किट, मतलब कि AC मोटर सर्किट में फ्यूज़ के अलावा जो थर्मल कटआउट होते हैं उनका प्रयोग करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। प्रोटेक्शन के लिए हम वैसे तो यूज़ करते हैं उसको, लेकिन एग्जैक्टली जो इसका आंसर है प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवरलोडिंग कंडीशन, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ पर, ओवरलोडिंग की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। A3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन आप पढ़िए कि विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू, कि विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट द वेरिएबल स्पीड, मतलब कि स्पीड्स अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता रहना चाहिए। तो किस प्रकार की मोटर हो सकती है, देखो वो मोटर होती है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ऐसा क्यों होता है कि उसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें मिलता रहे, क्योंकि उसके अंदर एक्सटर्नली हम बाहर से रोटर में ROTOR रोटर में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं तो उसका जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है उसमें रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे उतना ही टॉर्क बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से इसी इक्वेशन के कारण हम रेजिस्टेंस को उसके रोटर में ऐड करते हैं, जिस कारण हम उसका स्टार्टिंग टॉर्क या फिर वेरिएबल टॉर्क हमें मिला मतलब हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे का आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। 31 देखिए, 31 में कहा है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ AC इंडक्शन मोटर्स इफ़ रोटर बार इज़ एन ओपन सर्किट। यदि एक रोटर की जो बार्स होती हैं वो ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। इसमें दिया गया है इसका आंसर ओवर हीटिंग ऑफ ए मोटर, तो मोटर क्या हो जाएगा, ओवर हीटेड हो जाएगा, ठीक है। देखिए 32वां क्वेश्चन देखिए कि विच मटेरियल इज़ यूज्ड एज वेजेस इन ए वाइंडिंग प्रोसेस, मतलब कि जो वाइंडिंग प्रोसेस के समय जो वाइंडिंग हम स्टेटर में या फिर रोटर में जो वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग करने के बाद क्या खाली जगह बच जाती है, तो खाली जगहों को भरने के लिए या खाली जगह को भरने के लिए हम खाली जगहों को पहले तो वेजेस कहते हैं, वेजेस इनको भरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम बांस का प्रयोग करते हैं, किसका, बम्बोज का, ओके। तीसरा आंसर हो जाएगा
अब देखिए 33 के विच टेस्ट इज़ ए वाइंडिंग नेसेसरी फॉर द बिफोर द गिविंग द सप्लाई, मतलब कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो कौन सा परीक्षण आवश्यक होता है, ये पोलैरिटी टेस्ट होता है। कौन सा? पोलैरिटी टेस्ट। आप यदि किसी एसी जितनी भी एसी मशीन्स होती हैं उनके अंदर सबसे पहले पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है, बाकी सब बाद में करते हैं, क्योंकि पोलैरिटी का मतलब समझो, यदि एक मोटर है इस प्रकार से, यहाँ पर आर वाई और बी इस प्रकार से है आर वाई बी, यदि दूसरी कोई मशीन है आर वाई और बी, यदि हम इन दोनों मशीन को पैरेलल ऑपरेशन कराना है, इन दोनों मशीन का पैरेलल ऑपरेशन कराना है, तो इसकी पोलैरिटी हमें ज्ञात होनी चाहिए। आर को आर से जोड़ना पड़ेगा, वाई को वाई से और बी को बी से, तब जाके हम 3 फेज सप्लाई इसको दे पाएंगे, तभी ये मोटर काम कर पाएगी। ठीक है, तो पोलैरिटी टेस्ट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? A2 मतलब सेकंड। 34 क्वेश्चन देखिए आप, इसमें कहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानियाँ ज्ञात की जा सकती है। देखो नो लोड पूछ रहा है, नो LOAD, नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट से हम IRON आयरन लोसिस LOSSES आयरन लोसिस ज्ञात करते हैं। तो आयरन लोसिस किस पे है? पहले नंबर पे है। ठीक है, लो हानियाँ जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा मैं तेज चलूँगा जरा। देखो 35वां क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 35वें का आंसर क्या हो जाएगा इसका? चौथा। वो इसलिए फिट किया जाता है क्योंकि टू गेट द हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। ओके, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। अब देखिए 36 क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए टाइमर इन ए ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखो टाइमर का काम होता है कि स्टार को डेल्टा, पहले तो स्टार में हम चलाते हैं मोटर को, स्टार से डेल्टा में लाने का प्रोसेस कौन करता है? टाइमर करता है। ठीक है, 36 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ये तीसरा, चेंज द स्टार टू डेल्टा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अब देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो मेगर ही एक ऐसा है जो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस नाप सकता है। किसका? 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा उसको। ठीक है, मेगर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 38 देखिए, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण चित्रित है, मतलब आपको ये वाला जो चित्र दिखा रखा है इसमें कौन सा टेस्ट है, आपको टेस्ट बताना है। ठीक है, तो पोलैरिटी टेस्ट है इसमें, या फिर ग्राउंड है, या कंटिन्यूस है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। तो इसमें कौन सा है? पोलैरिटी टेस्ट है। कौन सा? इसके अंदर पोलैरिटी टेस्ट है। आंसर इसका नीचे है पोलैरिटी। देखो पोलैरिटी टेस्ट पहले नंबर पे है। ठीक है, इस चित्र को ध्यान रखना और बस आपको आंख मीच के पोलैरिटी पे लगा देना है। ओके, अब देखिए 39, SP का विस्तार रूप क्या है। SP का मतलब भी पहले आप जान लीजिए, SP का मतलब क्या होता है। SP का मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, वैसे आपके क्वेश्चन ही कौन से चल गए हैं, ये वर्कशॉप WCS के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ये आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन क्या है? SP मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कौन सी प्राइस होती है? यह वह प्राइस होती है जिस पर हम किसी वस्तु को सेल करते हैं, मतलब बेचते हैं। ठीक है, बेचते हैं, जिसमें हमें सेलिंग करनी है, जिस पर बेचते हैं। ठीक है, एक होता है CP, इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस पर हम खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस जिस पर हम बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस जिस पर हम खरीदते हैं। ओके, अब देखिए 40वां, अब इसमें पूछ रहा है कि I किस चीज़ को निरूपित करता है। तो I का मतलब होता है इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट, मतलब कि ब्याज। क्या होता है I का मतलब? ब्याज। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 41 में कहा है कि प्रिंसिपल को डिनोट किससे करते हैं। सी है, वो भी कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर। तो प्रिंसिपल को हम किससे करते हैं? P से करेंगे। 41 का कौन सा आंसर हो जाएगा? A1। ठीक है, P मतलब प्रिंसिपल। बाकी 42वां देखिए, इसमें कहा है कि हाउ प्रॉफिट ऑब्लिक गेन इज़ एक्सप्रेस्ड। आप किस प्रकार से प्रॉफिट ऑब्लिक गेन को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो भाई? परसेंटेज लो कि परसेंटेज लॉसेस हमें इतना हुआ है, या परसेंटेज गेन GAIN, गेन का मतलब हमें लाभ इतना हुआ है, या फिर प्रॉफिट PROFIT। तो परसेंटेज से डिनोट करते हैं हम। ओके, ध्यान रखना, A3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 43 नंबर का क्वेश्चन, अब ये कहना चाह रहा है कि हाउ द एयर्स इज डिनोटेड इन ए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो एयर्स है ना उसको डिनोट करना है। तो P मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा, I मतलब इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज, N मतलब नंबर ऑफ एयर्स हो जाएगा, और R मतलब हो जाएगा रेट, RAT कितने परसेंट पे है। तो यहाँ पर एयर पूछना चाह रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? N हो जाएगा। ओके, तीसरा वाला। अब देखिए कौन सा? 44 क्वेश्चन, विच हैंडबुक, इसमें कहा है कि विच हैंडबुक प्रेफर्ड बाय द मशीन इंजीनियरिंग। तो देखो मशीन इंजीनियरिंग की कौन सी हैंडबुक ज़्यादातर प्रेफर करते हैं हम? मार्क स्टैंडर्ड वाली।
मार्क स्टैंडर्ड का मतलब हो जाएगा जिसके अंदर वैल्यूज़ स्टैंडर्ड तौर पे दी जाती हैं, जो कि इंजन में सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपके देखो ये हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ईडी के, किसके, ईडी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब ये जो ईडी के क्वेश्चन है आपके, एक सेकंड ज़रा, अब यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। अब ईडी के मैंने 25 क्वेश्चन आपको पहले भी करा रखे हैं, ठीक है, लिंक यहाँ वीडियो में मिल जाएगा। आप पहले मतलब 6 क्वेश्चन आपके आने हैं इसमें, ठीक है, 6 और 25 क्वेश्चन मैंने आपको उस वाली वीडियो में करा रखे हैं। चाहे कोई सा भी सेट आए, किसी भी बच्चे का आए, किसी भी टाइम आए, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में आए, सेकंड में या थर्ड शिफ्ट में, किसी का भी कोई भी शिफ्ट में एग्जाम आ जाए, ईडी के जो 6 क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी 25 क्वेश्चन वाली वीडियो में मिलेंगे, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर आई बटन में दे रखा है, उसमें देख लेना आप। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि इसमें ईडी के जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या डीसी मोटर का आपको सिंबल बताना है, किसका, डीसी का मतलब होता है इस प्रकार से आपको लाइन मिलेगी और ऊपर क्या मिलेगा, एम लिखा हुआ मिलेगा, मतलब मोटर। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, पहला वाला। बाकी आप और भी सिंबल्स देख लीजिए। इसको कहते हैं एसी मोटर, क्या कहेंगे, एसी मोटर कहेंगे। जी का मतलब है जनरेटर, GENERAT, और जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये ओम का मतलब ओम मीटर, ये ओम मीटर एक हो जाएगा इक्विपमेंट, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आप देखिए नेक्स्ट, अच्छा 250 वोल्टेज से जो कम की वोल्टेज होगी उसको क्या कहते हैं, लो टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लो टेंशन वोल्टेज कहते हैं, पहला आंसर हो जाएगा। अब देखो 47, इसमें कह रहा है कि प्रोटेक्टिव डिवाइस कौन सी हो जाएगी, भाई फ्यूज हो जाएगी। फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। 47 का कौन सा आ जाएगा, A1 हो जाएगा। ठीक है, देखो 48 में कहा, इसमें कहा है कि बिना स्विच का मुख्य फ्यूज बोर्ड आपको पता करना है। अच्छा देखो जरा, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, 25 क्वेश्चन के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है मेरे द्वारा। बाकी आप देखिए ज़रा, इसके अंदर देखो, यदि इस प्रकार का बॉक्स है, केवल इस प्रकार का बॉक्स है और इस प्रकार का बॉक्स है, ठीक, 2 बॉक्स मैंने आपको लिए हैं। एक बॉक्स पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, और एक बॉक्स दूसरे बॉक्स में बंद है रेक्टेंगल टाइप में, और ये भी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल लाइट एंड फैन सर्किट के लिए है, जिसके अंदर स्विच नहीं लगे हुए। ठीक है, ये बोर्ड है बस केवल जिसमें स्विच नहीं लगे, और ये भी एक बोर्ड है जिसमें स्विच नहीं लगे, लेकिन ये पावर सर्किट के लिए है। मतलब कि ये वाला जो दूसरा वाला रेक्टेंगल वाला बॉक्स है, ये आपको पावर सर्किट को डिनोट करवाएगा। ओके, अभी देखो इतना समझ में आ गया, तो और देखिए अभी इसके बाद, यदि मैं कहूँ कि ये बोर्ड है और ये वाला बोर्ड है इस प्रकार से, अब इसके अंदर आधे पोर्शन में मैंने क्या कर दिया, लाइन से लगा दी, और आधे में नहीं है। इसमें ही मैंने क्या किया है, आधे में लाइन्स हैं, आधे में फील्ड है और आधे में नहीं है, और मैंने इसको एक और बॉक्स में बंद कर दिया। तो ये लाइट एंड फैन सर्किट के लिए बोर्ड होगा, लेकिन इसके अंदर स्विचेस होंगे, SWITCH स्विच। ये खाली पोर्शन जो होता है स्विच लगाने के लिए होता है, ऐसे यहाँ पर स्विच लगेंगे, लेकिन ये वाला किसके लिए है, पावर के लिए है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बिना स्विच का मुख्य फ्यूज बोर्ड बताना है। P का मतलब है पावर के लिए, तो पावर के लिए आपको बताना है, पावर के लिए बताना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा बिना स्विच का ना, तो A3 इसका आंसर हो जाएगा। बिना स्विच का यही है, इसके अंदर पूरा फील्ड है और ये दूसरे रेक्टेंगल में बंद है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर A3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आइडेंटिफाई द 40 नंबर क्वेश्चन देखिए 49, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ द, देखो माइक्रोफोन, वो भी जनरल माइक्रोफोन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए आपको जनरल माइक्रोफोन देखना है। देखो पहला वाला सिंबल नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा लाउड स्पीकर का है, चौथा माइक्रोफोन का है। किसका है, चौथा माइक्रोफोन का सिंबल है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या कहा गया है, देखो इसमें कहा है कि सिंबल बताना है आपको डायरेक्ट करंट का और AC, मतलब DC का और AC का, इन दो का सिंबल एक साथ आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, A3 यही है। इसमें डायरेक्ट करंट है और यहाँ पर AC करंट दिखा रखी है। ठीक है, A3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 51 से आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ES के। ठीक है, ES के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चनों को याद रखना है बस। 51 का देखिए, इसमें कहा है कि आपको एक करेक्ट प्रीपोजिशंस क्या करनी है, यूज़ करनी है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और सेंटेंस आपका यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा। देखो इसमें कहा है आई विल मीट यू इन 3rd वीक, तो मैं आपसे 3rd वीक में मिलूँगी वीक ऑफ जनवरी के। ठीक है, तो यहाँ पर इन आएगा और यहाँ पर ऑफ आ जाएगा। ठीक है, इन और ऑफ, इन ऑफ किस में है, चौथे वाले में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। अब देखिए 52वां क्वेश्चन, 52 में कहा है कि नाइबरहुड्स में भी
नाइबरहुड्स में बी डिस्क्राइब्ड बेसिस ऑन पीपल, लोकेशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इसमें डिस्क्राइब इसका आंसर हो जाएगा 52वें का बी आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन। 53वें में कहा है कि विच वन इज एन एक्टिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस बतानी है। देखो एक एक्टिव होता है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जहाँ पर ईडी लिखा है, ईडी लिखा आ जाए वो पैसिव वॉइस है, और जहाँ पर सिंपल जैसे LEAR एंड लर्न यदि ये लिखा हुआ आ जाए मतलब इस प्रकार से जहाँ पर ईडी ना हो वो एक्टिव वॉइस के अंदर आता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। इसमें नहीं है। बाकी देखो यहाँ पर ईडी लगा है, यहाँ पे ईडी लगा है, यहाँ पे ईडी लगा है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये पैसिव वॉइस के अंदर आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक्टिव वॉइस पूछा है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ओके लर्न। अब देखो 54वां क्वेश्चन। इसमें कहा है कि आपको पैसिव वॉइस बतानी है। अब आप देखो जरा पैसिव वॉइस कौन सी हो सकती है। इसमें ईडी नहीं है लेकिन इसके अंदर WRITTEN जो रिटर्न है WRITE, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? A3 हो जाएगा। ओके आप देखिए 55वां क्वेश्चन। इसमें कहा है कि टेल अस अबाउट द डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू हैव। यदि आपके पास बताने के लिए कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो आप उसे कैसे क्या करोगे? फेस करोगे, मैनेज करोगे। तो ये वाला आंसर है यू हैव फेस एंड यू मैनेज टू बी कम आउट। तो आप उसको किस प्रकार से फेस करोगे और किस प्रकार से मैनेज करोगे, तो यही आंसर होगा इसका, फेस्ड एंड मैनेज, ठीक है। चौथा आप देखिए 56वां क्वेश्चन। 56 में कहा है मिस कम्युनिकेशन कैन लीड टू। देखो मिस कम्युनिकेशन मतलब कि गलत संवाद की ओर ले जा सकता है। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपको गलत संवाद की ओर ले जा सकता है? तो देखो ये होता है गलत फहमियाँ पैदा करना। यदि आपके अंदर गलत फहमियाँ पैदा हो जाएंगी किसी के प्रति तो आप अपने कम्युनिकेशन को अपने हैंड में नहीं रहोगे। इसका मतलब आप उस पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे और फिर आप कोई सी भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हो या फिर मिस कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है। 56वें का कौन सा आंसर हो जाएगा? A2। अब 57वां क्वेश्चन देखिए। 57वें क्वेश्चन में कहा है कि प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक होता है, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। सबसे पहले क्या करोगे? आप उसकी बात को सुनोगे, सुनने के बाद केयरफुली आप क्या करोगे? उससे बात करोगे। पहले आप उसको सुनोगे उसके बाद ही तो बात करोगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके अब देखिए 58वें में कहा है कि स्ट्रेस क्या होता है। देखो स्ट्रेस एक ऐसा निराशा होता है, मतलब जब भी आपको स्ट्रेस होगा तो आप निराश हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो क्या एक मेंटल ही रिएक्शंस या फिर कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हमारे दिमाग में होने लगती हैं जिसके कारण हमें स्ट्रेस होता है। और ये सारी रिएक्शन हम ज़्यादा सोचते हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा भावनाओं में ले जाते हैं, तब हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो सकता है, देखो पहले आप पढ़ते हैं इसमें निराशा, मतलब यही आ रहा है इसमें, निराशा फील्स वगैरह महसूस करना दुख। देखो हम क्या स्ट्रेस में हो सकते हैं तो एंजॉय कभी फील नहीं कर सकते, तो आंसर होगा नहीं। फीलिंग इज सरप्राइज, हम कभी भी सरप्राइज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस में तो हम दुखी रहते हैं, सी है। हम उत्साह की भावना उत्पन्न करते हैं, खुशी की भावना उत्पन्न करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन इसका ठीक आंसर है, ठीक है। अब देखो 59 क्वेश्चन। 59 में कहा है कि जब एक कर्मचारी उत्पादक संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लेने में योगदान देता है तो उसे क्या कहते हैं। देखो सबसे ज़्यादा आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब उसके प्रोडक्टिव कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्टिव, मतलब उत्पादक, वो एक उत्पादक तौर पे काम कर रहा है। अपने इनपुट से इनपुट तो दे रहा है लेकिन जितना उसको लॉस करना है उसको नेगलेक्ट करते हुए वो आउटपुट बहुत ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। तो इस बार 59 का कौन सा आंसर है? A1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कहा है संवाद हमारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कम्युनिकेशन प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन, तो किस में हमारा समाज जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में, ठीक है। पर्सनल, आवर पर्सनल लाइफ्स, मतलब जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अपनाता है या फिर हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों में अपनाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें ये वाला और ये वाला भी ठीक है, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन इस बी वाले ऑप्शन में आ चुके हैं, इसलिए ही अच्छा आंसर कौन सा माना जाएगा? इसका बी आंसर माना जाएगा। ओके अब देखो 61 क्वेश्चन। इसमें कहा है इन सोशल मीडिया वी यूज़, हम सोशल मीडिया में जो यूज़ करते हैं डैश टू कन्वे आवर फीलिंग एंड इमोशंस। तो किसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने इमोशंस को या फिर फीलिंग को शेयर करते हैं इमोजिस के द्वारा। किस पे? प्लेटफॉर्म पे, जैसा व्हाट्सएप हुआ या फेसबुक हुआ, इस पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 62। इमोजी आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू, हम इमोजी को किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? देखो एजुकेशन पर्पज से नहीं करते, प्रोफेशनल लेवल पे बिल्कुल नहीं करते, मूड एंड सिचुएशंस के आधार पर हम इमोजीज को भेजते हैं। यदि हम खुश हैं तो हम हा लिखने की बजाय हम वो इमोजी भेज देते हैं, इस प्रकार की स्माइल का, ठीक है। हम खुश हैं इस प्रकार से, ठीक है। 62 का कौन सा हो जाएगा? A3। अब देखिए 63। इसमें कहा है वी यूज्ड इमोजीज वैन,
हम इमोजीज़ का कब प्रयोग करते हैं? जब हमारे पास शब्द ना हो और हमें अपनी बात को बहुत शॉर्टली या फिर इमोजी तौर पे कहना हो, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, 63 का कौन सा आ जाएगा? A2। अब देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन 64, ए पर्सन एबिलिटीज़ टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपर्ली इज कॉल्ड। यदि कोई व्यक्ति है जो ठीक तरह से समझे प्रतिबंधित करने की व्यक्ति को क्षमताओं को अपने अनुसार ले जा सके, अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अपने इमोशनल को क्या कर रहा है? वो अपने इमोशनल को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो A3 का कौन सा आंसर हो गया इसका? A3 का आंसर हो गया है, मतलब 64 का आंसर हो गया A3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ए पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़। यदि किसी व्यक्ति के पास एक हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो वो किस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है? ठीक है, 65 का आंसर आपका कौन सा? ए लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़। हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हो। देखो ईगो वगैरह नहीं आने का, क्योंकि वो सभी प्रकार के इमोशंस को जानता है। ठीक है, इसलिए फिजिकली स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं भाई, हमारे इमोशनल से फिजिकल का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, लॉट ऑफ नेगेटिव, देखो नेगेटिव भावनाएं तो वैसे उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर पड़ेगा उस पर। ठीक है, यदि वो हर किसी भावनाओं को समझता हो। 65 का कौन सा आंसर हो जाएगा? A3, मतलब तीसरा। 66 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि वैन समथिंग गुड हैपन्स टू अस वी फील। यदि सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा हो तो हम किस प्रकार का महसूस करेंगे? तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, इसी प्रकार से महसूस करेंगे, हम खुशी महसूस करेंगे। सीधी सी बात यह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A4। अब 67 देखिए, इसमें कहा है इफ़ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल। यदि हम किसी चीज़ को ये नहीं सीख पा रहे हैं कि कैसे कंट्रोल करना है, और वास्तव में किस चीज़ को, एंग्री को, क्रोध को। 67 का आंसर कौन सा? एंग्री। तो कंट्रोल करने की बात एंग्री की ही होगी, ANGRY, एंग्री। तो इट कैन एक्सप्लॉइट रिलेशनशिप, तो आप अपने इस जो संबंध है उसको बिगाड़ लोगे। ठीक है, 67 का कौन सा हो जाएगा? दूसरा। 68, इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोडक्टिव वन सेल्फ, मतलब वन सेल्फ इज कोल्ड। मतलब कि आप इंट्रोडक्ट कर रहे हो फॉर्मली किसी एक के बारे में, किसी एक के बारे का मतलब है आप अपने बारे में ही कर रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे? सेल्फ इंट्रोडक्शन कहेंगे। इसका A1 आंसर हो जाएगा। ओके, 69, इसमें कहा है ए क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कोल्ड है। यदि आप अपने बारे में एक बहुत ही संतुष्टिजनक और बहुत ही जल्दी से, मतलब कम शब्दों में अपने बारे में बता दे रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ये एलिवेटर स्पीच। क्या कहेंगे उसको? एलिवेटर स्पीच कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 70, अब आप देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 70 में कहा है कि द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है? कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछते हैं, आप अपने बारे में बताइए। देखो 71 क्वेश्चन, इसमें कहा है कि थिंग्स वन मस्ट नॉट फॉलो वाइल अटेंडिंग इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की बातें हैं। आप इंटरव्यू में जाने से पहले किस चीज़ का पालन करोगे जिससे कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए? कि लाफ लाउडली, जोर से हंसोगे? नहीं, आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो नोट लिखा है, क्या लिखा है? नोट। ठीक है, तो आपको यही चीज़ करनी है कि आपको अपने इंटरव्यू में किसी भी बात पे हंसना नहीं है जोर से। आप स्माइल कर सकते हो, वो चल जाएगा, लेकिन आपको हंसना नहीं है, ये आपका गलत इंटरव्यू माना जाएगा। ओके, अब देखिए 72, इसमें कहा है कि एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन ऑन इंटरनेट लाइक प्रोफाइल फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इज कोल्ड। तो कहना चाह रहा है कि वो क्या चीज़ है? देखो फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल के समान व्यक्ति के बारे में इस इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीज़ों को डैश, मतलब कि क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहेंगे, ऑनलाइन प्रोफाइल, डिजिटल फुटप्रिंट, यही चीज़ तो कहेंगे भाई। ऑनलाइन प्रोफाइल है आपकी और डिजिटल फुटप्रिंट है। 72 का A2 आंसर, मतलब कि दूसरा आंसर है। अब देखिए 73 नंबर का आंसर, इसमें कहा है कि दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहचानिए, मतलब प्रोफेशनली नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? लिंक्डइन। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74, इसमें कहा है कि व्हेन ए पर्सन इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ही या सी इज डूइंग एन एफर्ट टू रीच ए गोल इज कॉल्ड। इसे कहने का मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है। देखो किसी लक्ष्य तक पहुंचने में प्रयास में वह कैसा कर रहा है, कि इस बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं? वो मतलब जानकारी दे रहा है अपने बारे में कि हमने किस प्रकार से अपनी सक्सेस को प्राप्त की है, तो उस शब्द को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फीडबैक। ठीक है, तो हर एक किसी
हर एक किसी जैसा ऑनलाइन क्लास ही होती है आपकी जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें पूछते हैं कि आप अपना फीडबैक दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, ये सब चीज़ें फीडबैक में आती है। ठीक है, 74 का दूसरा आंसर। देखो 75 आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखो फीडबैक इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज, देखो फीडबैक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि हम अपने आप को क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें, जैसे हमें अपनी गलती पता चल सके। ठीक है, तो इसका ये होगा कि गिव फॉर इंप्रूवमेंट, हम अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकें, इसलिए फीडबैक की आवश्यकता होती है। ठीक है, 75 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कि सेट 1 जो होता आपका सेट वन और सेट 2 और सेट नंबर 3, ये तीनों हो चुके हैं। सेट नंबर 3 ये तीनों के तीनों आपको ऊपर लिंक में भी मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तीनों सेट जो थे वो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए थे, जिनका एग्ज़ाम 22 से लेकर 27 के बीच में होने वाला है, या 22 तारीख को भी है बहुत से बच्चों का, और किसी किसी बच्चे का 27 तारीख को भी है। ओके, ध्यान रखना। अब जो वीडियो आएगी सेट नंबर 1 2 3 वो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए होगा। ठीक है, और ये जो वीडियो है मेरी सेट 1 सेट 2 सेट 3 इलेक्ट्रीशियन सेकंड वालों के लिए, ये कम से कम 5 से 10 बार आप देख लीजिए। आपका कल एग्ज़ाम है, क्योंकि आज मैं 21 तारीख है इस वीडियो को बना रहा हूँ, कल है 22 तारीख, कल आपका एग्ज़ाम है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देख लीजिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन आपको याद हो जाए, रट जाएँ। ठीक है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। और फिर मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में। ठीक है।